फ़ाइज़ा मेरी तरफ दिलफरेब अंदाज में मुस्करा रही थी। जब आंटी इसकी तरफ देखती तो वो नज़रें चारा लेती। आंटी ने फ़ाइज़ा से कहा, जाओ तुम भी जाकर खाना बनाने में मदद करो। मैंने कहा, आंटी आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं किसी गैर के घर आया हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ। मैं आंटी के साथ काफ़ी देर तक बातें करता रहा। इस दौरान अकरम भी कहीं से घूम फिर कर आ गया। रात 8 बजे के करीब सब ने इसी कमरे में बैठकर खाना खाया क्योंकि रात को काफ़ी डांसेस पड़ जाती थी। ये अक्टूबर के आखिरी दिन थे। खाने के बाद आंटी ने अकरम से कहा, जाओ बेटा ज़हूर अंकल से कहो कि अपनी सुजुकी वैन 10:30 बजे हमारे घर ले आए। मेहमानों को लारी अड्डा छोड़ना है। अकरम सर हिलाता हुआ उठकर चला गया। आंटी ने मुझसे कहा, चाय कौन सी बनाएं? मैंने कहा, कहवा बना लें। आंटी ने फ़ाइज़ा से कहवा बनाने को कहा। कहवा पीने के बाद बातों का दौर चलने लगा। 10 बजे के करीब फ़ाइज़ा उठकर बाहर जाने लगी। मैं दरवाजे के करीब बैठा था। वो जैसे ही मेरे करीब से गुजरी लड़खड़ा सी गई और सहारे के लिए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। इसने जोर से चुटकी काटी और बाहर निकल गई। बाकी सब की नज़रों से ओझल होकर इसने मुझे आने का इशारा किया और चली गई। किसी को ये महसूस भी ना हुआ कि इसने मुझे इशारा किया है। 2-3 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा, मैं ज़रा बाथरूम जा रहा हूँ। मैं उठकर निकल आया। वो बरामदे के आखिर वाले कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। मुझे देखते ही वो अंदर चली गई। मैं इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। इसने मेरे लिए बाहें खोल दे। मैंने इसे बाहों में भर लिया। मैंने इसका चेहरा उठाकर देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। कमरे की लाइट बंद थी लेकिन बरामदे की रोशनी से कुछ नजर आ रहा था। मैंने इसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। किसके बाद मैंने कहा, अरे पगली क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। मैं फिर आऊँगा और आंटी से मांगकर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊँगा। तुम तो मेरी जान हो। मैंने उंगलियों से इसके आंसू साफ किए। वो भराई हुई आवाज में कहने लगी, तुमने किचन ने कहा था ना कि मैं तुम्हारे कान में आई लो यू कहूँ। फिर वो सरगोशी में आई लो यू की गर्दान करने लगी और मुझ पर जवाबी हमला कर दिया। मौका नाजुक था। कोई भी किसी वक्त आ सकता था। मैंने इसे तसल्ली दी और आहिस्ता से इससे अलग हो गया। मैंने कहा, मेरी जान अपनी हालत दुरुस्त कर लो। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे आ जाओ, ठीक है? मैं जाकर सबके साथ बैठ गया। आंटी ने कहा, बेटा अपनी उम्मी को फ़ोन कर लो कि हम 11 बजे वाली गाड़ी में आ रहे हैं। मैंने कहा, हाँ आंटी आपने अच्छा किया याद दिलाया। मैंने उम्मी को फ़ोन करके बता दिया कि हम किस वक्त पहुंचेंगे। इस दौरान फ़ाइज़ा आकर बैठ गई। मैंने देखा कि इसने मेरी हिदायत पर अमल किया। वो पूरी तरह फ्रेश दिखाई दे रही थी, अलबत्ता इसकी आंखों में थोड़ी सुर्खी थी। थोड़ी देर बाद अकरम ने अंदर आकर इत्तला दी कि गाड़ी बाहर खड़ी है। मैंने वक्त देखा तो 10:30 से कुछ ऊपर था। मैं और बाजी ने सबसे इजाज़त ली। आंटी ने बाजी को गिले से लगाया। बाजी आंटी के गिले लगकर रोने लगे। आंटी ने तसल्ली देते हुए कहा, ना बेटा मत रो। हम सब तुम्हारे घर आएंगे। ये आना जाना लगा रहेगा। जब दिल करे शहजाद तुम्हें लेकर आया करेगा। आंटी ने बाजी के आंसू पोंछे। बाजी ने साइमा, फ़ाइज़ा और नायला से गिले मिलकर रुखसत ली। मैंने सबके साथ हाथ मिलाया। इस बार फ़ाइज़ा ने मेरा हाथ जोर से दबाया। मैं बे-इख्तियार मुस्करा दिया। अकरम ने दोनों बैग गाड़ी में पहुंचा दिए थे। तकरीबन 11:15 बजे सुजुकी वैन ने हमें अड्डे पर छोड़ दिया। वहां कोच जाने के लिए तैयार थी। लोग सवार हो रहे थे। अकरम ने मेरे साथ हाथ मिलाया और बाजी को सलाम करके रुखसत हो गया। हम भी गाड़ी में चढ़े। कंडक्टर ने टिकट देखकर आखिरी सीट के आगे वाली सीट की तरफ इशारा किया और कहा, आप वहां बैठ जाएं। मैंने दोनों बैग सीट के नीचे रखे, बाजी को खिड़की की तरफ बिठाया और खुद साथ बैठ गया। गाड़ी अपने वक्त पर चल पड़ी। मैंने गाड़ी में नज़र दौड़ाई। गाड़ी मुकम्मल भरी हुई थी। हमारी लाइन के साथ वाली सीट पर एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा शख्स बैठा था। इसकी अगली सीट पर एक जवान जोड़ा बैठा था जो मियां बीवी लगते थे। हमारे आगे वाली सीट पर 2 मुअम्मर हजरात बैठे थे जो ज़रा ऊंची आवाज़ में गुपशप कर रहे थे, शायद दोनों कम सुनते थे। हम दोनों भी बातें कर रहे थे। बाजी ने कहा, शहजाद आंटी लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा,
बाजी उनके साथ आपकी वाकिफियत कैसे हुई? बाजी ने बताया, आंटी का एक भाई हमारा पड़ोसी था। वो अब वहां से जा चुका है। आंटी अपने भाई के यहाँ आती जाती रहती थी। इस तरह उनके बच्चों से मेरी जान पहचान हो गई। साइमा तो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। इसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। इस तरह मेरा उनके घर आना जाना शुरू हुआ। आंटी बहुत दर्दमंद दिल रखती है। एक दिन जब मेरा ससुराल वालों से झगड़ा हुआ तो मैं आंटी के यहाँ आ गई। सबको बहुत खुशी हुई, लेकिन आंटी ने मेरी अंदरूनी हालत भांप ली। उन्होंने पूछा, क्या बात है? आज हमारी सायरा बेटी परेशान लग रही है। उनकी हमदर्दी के दो बोल सुनते ही मेरा ज़ब्त टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। आंटी ने मुझे गिले से लगा लिया और कहा, ना मेरी बेटी मत रो। मुझे बताओ, क्या शौहर के साथ झगड़ा हो गया है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आज से तुम मेरी साइमा की तरह बेटी हो। फिर उन्होंने अकरम से कहा कि अपने मामों को बुला कर लाओ। जब आंटी का भाई आया तो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। शाम को वो ससुराल वालों को साथ लेकर आए। इसी बड़े कमरे में बैठकर बातचीत हुई। आंटी और उनके भाई ने मामला संभाल लिया। मैं रात को घर चली गई। फिर जब भी इस तरह होता मैं यहाँ आ जाती और ये लोग मामला रफ दफ कर देते। बाजी ने पूरी सूरत-ए-हाल बता दी। फिर अचानक कहा, तुम बताओ, फायजा के साथ सेटिंग हो गई? मैं गुड़बड़ा सा गया। कैसी सेटिंग? बाजी ने कहा, बच्चों, मुझसे कोई बात छपी नहीं। जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हारी एक एक हरकत मेरी नज़र में है। मैंने तो साइमा को अपनी भाभी बनाने का सोचा था। फिर अचानक मेरा कान पकड़ कर बोले, सच सच बता, जब फायजा बाहर गई तो तुम बाथरूम का बहाना करके इसके पीछे गए? मैंने कहा, हाँ बाजी, मैं फायजा से मिलने बाहर गया था। लेकिन आपने कैसे नोट किया? बाजी ने कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारी आंखों में फायजा के लिए और फायजा की आंखों में तुम्हारे लिए वालहाना पिन देख लिया था। जब मैंने तुम्हें दिया था और फायजा की आंखों की सुर्खी देखकर मुझे पता चल गया कि वो रोती रही है। बहरहाल साइमा ना सही, फायजा सही, मैंने लजाजत से कहा। बाजी, फिर आंटी से फायजा को मेरे लिए मांग लो ना। बाजी ने मेरे कान पर चुटकी भर कर कहा, अरे बुद्धू, तुम्हें यहाँ मैंने क्यों बुलाया? ताकि आंटी तुम्हें देख ले। मैंने आंटी के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात की थी, लेकिन वो साइमा के लिए थी। अब फायजा के लिए करूंगी। और मैं खुशी से मगलूब हो गया। ओ यू आर ग्रेट बाजी, मैंने पूछा, फिर आंटी ने क्या कहा? बाजी ने कहा, आंटी तो राजी हैं, लेकिन उनके शौहर से बात करने के लिए उम्मी और अबू को आना पड़ेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने प्यारे भाई के लिए ये रिश्ता करूंगी। बाजी ने प्यार से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिक्रमंदी से कहा, मेरे बारे में उम्मी और अबू से क्या बात करोगे? मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने महसूस किया कि बाजी की आंखें भारी हो रही थीं। मैंने दोनों बैग सीट के नीचे से निकालकर बाजी के पैरों वाली जगह रख दिए और कहा, आप अपना सर मेरी गोद में रख दें और दोनों घुटने मोड़कर बैगों पर करवट लेकर लेट जाएं। बाजी ने ऐसा ही किया। मैंने गाड़ी में नज़र दौड़ाई। तकरीबन सब सो रहे थे सिवाय चंद लोगों के। हमारी सीट के इर्द गिर्द सब सो रहे थे, अलबत्ता हमारी लाइन के साथ वाली अगली सीट पर वो जवान जोड़ा खुशफेलियों में मसरूफ था। अचानक एक तेज़ आवाज़ हमारे कानों में पड़ी, तुम दोनों को यही जगह मिली थी बेहयाई का काम करने के लिए? हम दोनों हड़बड़ा कर उठे। कंडक्टर इसी जवान जोड़े के पास खड़ा था। जवान आदमी ने गुस्से से कहा, ओए, ये मेरी बीवी है, तुम हमें तमाशा बना रहे हो? इसने गाली देकर कंडक्टर से हाथापाई शुरू कर दी। लोगों ने बीच बचाव कराया और मामला रफ दफ कर दिया। बस रुकी हुई थी क्योंकि 2-3 सवारियां उतर रही थीं। बाजी भी उठकर सीधी बैठ गई। स्टॉप देखकर पता चला कि हमारी मंजिल करीब आ गई थी। रास्ते में मैंने बाजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हाँ करके खामोश हो जाती थी, शायद शर्मा रही थी। घर पहुंचकर घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद फैसल लाला की आवाज़ आई। कौन? मैंने कहा, लाला जी। दरवाज़ा खोली। लाला के साथ दुआ सलाम करके हम अंदर आए और सीधे उम्मी के कमरे में गए। उम्मी हमारे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने लाइट जलाई। हमें देखकर उम्मी बेड से उतर आई। बाजी आगे बढ़कर उम्मी के सीने से लग गई। उम्मी ने भराए लहजे में पूछा, बेटा खैरियत से पहुंच गए हो? बाजी ने रूंधे लहजे में कहा, हाँ उम्मी। मैंने देखा कि बाजी की आंखों में आंसू थे। उम्मी ने बाजी के आंसू देखकर गुस्से से कहा, ना मेरी बच्ची, मत रो।
मैं अब उन लोगों को देख लूंगी। आखिर उन्होंने हमें समझ किया रखा है। ये जो तेरा भाई है ना, इसे तो मैंने अब तक रोका हुआ था, वरना ये उन्हें सीधा कर चुका होता। मैंने कहा, उम्मी वो सीधा होने वाला आदमी नहीं है, इसलिए मैं बाजी को हमेशा के लिए ले आया हूं। बाजी का मजीद वहां रहना नामुमकिन हो चुका है। बाजी अब दोबारा वहां नहीं जाएंगी। उम्मी ने कहा, लेकिन बेटा इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। मैंने कहा, इसका और कोई हल नहीं सिवाय इसके कि बाजी को इस कमीने से छुड़ा लें। बाजी ने कहा, उम्मी क्या आप मुझे दोबारा इस जहन्नम में झोंकना चाहती हैं? भाई ठीक कह रहा है, मैं अब मजीद वहां नहीं रह सकती। हमारी बातों से मायरा भी जाग गई। वो उठकर बाजी के गिले लग गई और गिले शिकवे करने लगी। इस दौरान लाला भी अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। उम्मी ने कहा, बाजी थकी हुई है, बाकी बातें सुबह करेंगे, अब सो जाओ। और फिर मायरा से कहा, बेटा खाना गर्म करो। बाजी ने कहा, नहीं उम्मी, हमने आंटी के घर खाना खा लिया था। उम्मी ने सवाल किया, आंटी? बाजी ने कहा, वही आंटी जिनका जिक्र मैं फोन पर करती रहती थी। मैं अपने कमरे में आ गया। बेड पर लेटकर आज के वाकयात पर सोचने लगा। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि फायजा के साथ मेरा इस तरह का ताल्लुक बन जाएगा। फिर मैंने अपना ध्यान बाजी के मसले की तरफ मबजूल किया कि अबू से कैसे बात करनी है। इस तरह सोचते सोचते न जाने कब नींद की गहरी वादी में उतर गया। अचानक किसी ने मुझे झंझोड़ा, उठिए भाईजान। मैं कब से आवाजें दे रही हूं। मायरा की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मायरा जानी, सोने भी दो ना, अभी तो मेरी आंख लगी है। मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, जनाब 10 बज चुके हैं और तुम कह रहे हो कि अभी आंख लगी है। मायरा ने हंसते हुए जवाब दिया। मैंने झट से आंखें खोली, देखा तो मायरा मेरे बेड के करीब खड़ी थी। इसने हल्का सा दोपट्टा ओढ़ रखा था। मायरा जानी, मेरे आने तक तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मैंने शरारत से कहा। इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। मायरा मेरी बात सुनकर शर्मा गई। भाईजान तुम भी ना, कहकर वो मुड़ी और भागने के अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर पलटी और बोली, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, अबू का फोन आ रहा है। मुस्कराती हुई वो चली गई। मैंने अपनी शरारत पर हल्की सी शर्मिंदगी महसूस की। मायरा मेरी छोटी बहन थी और मेरी इस बात से वो क्या सोच रही होगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ और बाहर बरामदे में निकल आया। बरामदे में एक चारपाई पर उम्मी बैठी थी, हाथ से कुछ कपड़ा सिलाई करने में मसरूफ। दूसरी चारपाई पर मायरा उम्मी के साथ बातें कर रही थी। मैं जाकर तीसरी चारपाई पर बैठ गया। सामने किचन में भाभी और सायरा नाश्ता तैयार कर रही थीं, साथ ही बातें भी कर रही थीं। चारपाइयां यूं शक्ल में रखी थीं और दरमियान में एक बड़ी मेज रखी हुई थी। मायरा ने अब दोपट्टा ठीक से ओढ़ रखा था। आओ बेटा, नींद पूरी हो गई? उम्मी ने पूछा। हाँ उम्मी, काफी आराम कर लिया है, मैंने जवाब दिया। इतने में भाभी किचन से नाश्ते की ट्रे लेकर आए। उन्होंने मुझे सलाम किया और खैर खैरियत पूछी। बेटा नाश्ता कर लो, तुम्हारे अबू का फोन आने वाला है, उम्मी ने कहा। मैंने पूछा, उम्मी आपकी अबू से बात हुई? उम्मी ने हाँ में सर हिलाया और बोले, हम सायरा के साथ भी बात कर चुके हैं, सारी सूरत-ए-हाल के बारे में पूछताछ कर चुके हैं। मैंने उम्मी से पूछा, बाजी ने अबू को कुछ बताया है? उम्मी ने कहा, हाँ लेकिन इसने बस इतना कहा कि भाई मुझे वहां से ले आए हैं, अब वो तुमसे बात करेंगे। मैंने नाश्ता शुरू किया। इतने में ख्याल आया, मायरा आज स्कूल नहीं गई? मैंने उम्मी से पूछा। उम्मी ने जवाब दिया, नहीं, आज इसने अपनी बाजी के आने की खुशी में छठी की है। इतने में मोबाइल बजने लगा। मैंने फोन उठाया और हेलो किया। अबू की आवाज आई। सलाम दुआ के बाद मैंने अबू को सारी सूरत-ए-हाल बताई। अबू बाजी का उनके साथ मजीद गुजारा नामुमकिन है। उन हालात में बाजी को वहां दोबारा भेजना बाजी के साथ जुल्म होगा। मेरा ख्याल है कि बाजी को इस शख्स से छुड़ा लेना ही बाजी के साथ इंसाफ होगा। आंटी ने मुझे बाजी के हालात तफसील से बताए थे। अगर हमने बाजी को जबरदस्ती वापस भेजने की कोशिश की तो हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाजी इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हैं। मैंने मजीद दलाइल दिए। अबू ने गौर से सुना और कहा, ठीक है, तुमने दुरुस्त फैसला किया कि इसे वहां से ले आए। अब बाकी मामलात संभाल लो। जरा अपनी उम्मी को फोन दो। मैंने उम्मी को मोबाइल दिया। इस दौरान सायरा आकर मेरे साथ चारपाई पर बैठ गई। मैंने देखा कि बाजी की आंखें मेरी बातें सुनकर भर आई थीं।
मैंने इसके गाल पर हाथ रखा, इसका सर अपने कंधे पर टकाया और सरगोशी में कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ। सायरा ने हल्के से सर हिलाकर मेरी बात की तस्दीक की। मायरा और भाभी हमें देखकर मुस्कुराए। उम्मी ने अबू से बात की और कहा, ठीक है, लोग तो बातें करेंगे, अब किसी के मुंह पर हाथ तो नहीं रख सकते। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उम्मी का चेहरा बुझ सा गया था। मैंने उम्मी को तसल्ली दी, उम्मी, लोगों को बातें करने दो, उनका तो काम ही बातें बनाना है। हमने अपना अच्छा बुरा खुद सोचना है, लोगों के कहने से नहीं। किस्मत में हुआ तो बाजी को इससे बेहतर जगह मिलेगी। मैंने सायरा के गाल पर हल्की सी थपकी दी और कहा, मेरी जान से प्यारी बाजी को सब अच्छा होगा। उम्मी ने कहा, हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। मैंने सबके सामने सायरा के माथे पर भाई जैसा प्यार भरा बोसा दिया ताकि सब समझें कि ये बहन भाई का खालिस प्यार है। फिर मैंने भाभी से पूछा, मीना कहाँ है? भाभी ने कहा, अभी इसे सिलाया है। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उम्मी की आवाज़ आई। वो मायरा से कह रही थी, बेटा, मैं सायरा के साथ तुम्हारी खाला के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत पिछले दिनों खराब थी, सायरा से मिलकर खुश हो जाएंगी। सायरा ने कहा, नहीं उम्मी, अब मायरा के साथ चली जाए, मैं फिर कभी जाकर मिल आऊंगी। अभी वो मेरे हालात पूछने बैठ जाएंगी। उम्मी ने कहा, ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और थोड़ी देर बाद सायरा मेरे कमरे में आई। मैं इसे देखकर उठकर बैठ गया। वो मेरे पास आकर बैठी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। भाई, आई लो यू, तुमने आज मुझे जीत लिया है। इसने मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, बाजी, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। सायरा ने हंसते हुए कहा, बस बस, अब इतना प्यार ना जताओ कि भाभी बाहर है, कहीं वो देख न लें और गलत फहमी हो जाए। मैं हंस पड़ा। अरे बाजी, ये क्या बात कर रही हो? सायरा ने मानी खेज अंदाज में कहा, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने 1.5 साल सब्र किया और मुझे तुम जैसा भाई मिला। अब तुम भी सब्र करो, तुम्हें भी जिंदगी में मीठा फल मिलेगा। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई, मुझे अपनी बहन के प्यार और अक्लमंदी पर हैरत में छोड़कर।